सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। अब मेरे पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि मैं आपको एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आप कहीं से भी पढ़ो, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी को आप फोकस करके स्टडी करना, क्योंकि सिर्फ इस चैनल की ही अगर मैं बात करूँ तो 5 साल से इस पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और बहुत सारे बोर्ड के पेपर मैंने एनालाइज किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ोगे तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। तो ये जो शॉर्ट वीडियोज़ या समरी वीडियोज़ होती हैं वो आपको रिवीजन में हेल्प कर सकती हैं, लेकिन आप फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हो तो आपको डिटेल में एनसीईआरटी समझनी पड़ेगी। तो वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, ये ओवरव्यू है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। तो मेन जो टॉपिक हमारा है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। बेल्जियम एंड श्रीलंका, ये दो कंट्री हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो बेल्जियम का एक छोटा सा कंट्री है यूरोप का। इसका जो एरिया है वो जो अपना स्टेट है ना हरियाणा, उससे भी छोटा है। इसके जो बॉर्डर हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्समबर्ग के साथ लगते हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है बेल्जियम की पॉपुलेशन, जो कि लगभग आधी है हरियाणा की पॉपुलेशन के। यानी हरियाणा की पॉपुलेशन अगर 2 करोड़ है लगभग, तो बेल्जियम की 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा। द इथनिक कॉम्पोजिशन, अब ये इथनिक क्या होता है? देखो, जो आपके इस तरह से रेड कलर से लिखे हुए होते हैं ना, जो हाईलाइटेड वर्ड हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। वैसे यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है, लेकिन आप पढ़ोगे तो शायद इतना ना समझ में आए। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि इस इथनिक वर्ड का मतलब क्या है। अ सोशल डिवीजन, पहले बात कर लेते हैं सोशल डिवीज़न क्या होता है। देखो, जो हमारी सोसाइटी है ना वो डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, जेंडर, लैंग्वेज। बहुत तरीक़ों से हमारा जो समाज है वो बटा होता है। तो जो इथनिक है वो भी एक तरह से सोशल डिवीज़न है, समाज का एक बंटवारा है। लेकिन ये डिवीज़न किस बेस्ड पे है? बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर। यानी ये जो डिवीज़न है, समाज जो बंटवारा है, वो कल्चर की बेसिस पे है। यानी एक इथनिक ग्रुप के मानने वाले एक तरीके के कल्चर को फॉलो करते हैं, दूसरे इथनिक ग्रुप के दूसरे तरीके के कल्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है। यानी पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो बहुत सारे कल्चर हैं, इसी तरह बहुत सारे इथनिक ग्रुप्स हैं। तो कल्चर की बेसिस पे जो सोसाइटी में डिवीज़न होता है वही हमारा इथनिक है। यानी एक इथनिक ग्रुप के जो लोग होंगे वो एक तरीके के कल्चर फॉलो करते होंगे या उस कल्चर से बिलोंग करते होंगे। कभी कभी आप अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हो, लेकिन ये देखा जाएगा कि आप ओरिजिनेट कहाँ से कर रहे हो, बेसिकली आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो। तो आपको जो इथनिक डिवीजन है, इथनिक जो ग्रुपिंग है, वो उसी बेसिस पे होगी। अभी आगे देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम इथनिक ग्रुप बिलीव इन दियर कॉमन डिसेंट। अब वो लोग जो एक इथनिक ग्रुप के होते हैं वो इस बात में विश्वास रखते हैं इन दियर कॉमन डिसेंट, यानी वो सब एक ही वंश के हैं, एक ही नस्ल के हैं। यानी एक इथनिक ग्रुप के लोग ये मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो एक ही रहे होंगे, तो वो जो कल्चर फॉलो कर रहे थे वही सब हम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो एक ही रहे होंगे, यानी हम एक ही वंश के, एक ही नस्ल के हैं? बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप। यानी जो हमारा फिजिकल टाइप है, हमारी बॉडी का जो शेप, स्ट्रक्चर, जो लुक है, जो रंग रूप है, वो एक ही जैसा है। एग्जाम्पल से आप समझो कि जैसे मान लो कोई अफ्रीकन है, अफ्रीका का अपना एक अलग कल्चर है। अब कोई अफ्रीकन कैसे होते हैं? चलिए, ब्लैक कलर के होते हैं, काले होते हैं। अब कोई एक अफ्रीकन वो यूरोप चला जाता है, यूरोप में गोरे लोग रहते हैं और वो वहाँ जाके रहने लगता है। तो वो चाहे जितने साल भी रह ले, ऐसा तो है नहीं वो यूरोपियन जैसे दिखने लगेगा, रहेगा तो वो वैसे ही, यानी उसका रंग रूप तो वही रहेगा, अफ्रीकन वाला ही। तो कोई भी देख के उसको पहचान सकता है कि यहाँ ये कहाँ से बिलोंग करता है, बेसिकली इसके जो एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, वो कहाँ के रहे होंगे। तो इथनिक ग्रुप वाले ये मानते हैं कि अगर दिखने में हमारे जैसा होगा, फिजिकल टाइप एक ही जैसा होगा, तो वो हमारे ग्रुप के अंदर ही आएगा। जैसे जो अफ्रीकन कल्चर है, वहाँ से कोई निकल कर यूरोप भी चला जाएगा तो वो लोग यही मानेंगे हमारे ही इथनिक ग्रुप का है, क्योंकि ये दिखने में हमारे जैसा है, ये भी ब्लैक है, इसका रंग रूप हमारे जैसा है। एक कंडीशन तो ये हो गई फिजिकल टाइप और कल्चर, यानी कल्चर वो फॉलो करता हो। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पीढ़ी बीत जाती है, बहुत ज़्यादा जनरेशन बीत जाती है, तो उनके अंदर चेंजेस होता है। मान लो कोई अफ्रीकन है, जाकर वहाँ किसी यूरोपियन से शादी कर ली, तो फिर उनके बच्चे होंगे, तो वो धीरे धीरे करके वो एक तरह से वो भी यूरोपियन हो जाएंगे। लेकिन अगर वो कल्चर को अपने फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ से भी पहचाना जा सकता है कि इनका ओरिजिन कहाँ रहा होगा। तो 2 कंडीशन है, या तो फिजिकल टाइप देख के पता चल जाएगा भैया ये कहाँ का है, या तो वो कल्चर से फॉलो करते पता चल जाएगा कि हाँ ये इस कल्चर का आ रहा है, मतलब ये वहाँ का रहा होगा, इस इतने ग्रुप का रहा होगा। या दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। ज़रूरी नहीं होगा धर्म एक हो। वैसे इंडियन कल्चर की बात करें तो हमारे भारतीय संस्कृति में क्या होता है, जैसे ड्रेस की बात करें तो कल्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ आती है।
आपका लैंग्वेज हो गया, कैसा आप रहन सहन आपका कैसा है, कौन सी लैंग्वेज बोलते हो। तो अगर ड्रेस की हम बात कर लें, ड्रेस भी कल्चर का ही पार्ट आता है। तो साड़ी जो है वो इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रेस है। अब साड़ी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कोई धर्म के मानने वाले ही पहनते हैं, हर धर्म के लोग पहनते हैं, क्योंकि इंडियन कल्चर है ये। तो एक इतनी ग्रुप के लोग अलग अलग धर्म के मानने वाले भी हो सकते हैं, अलग अलग नेशनलिटी के भी हो सकते हैं। यानी एक ही इतने ग्रुप है, कोई कहीं जाकर दूसरी जगह बस गया, वहाँ की नागरिकता ले लिया, या वहीं जो उनके बच्चे पैदा हुए, जैसे मान लो कोई अफ्रीकन ही फैमिली गई यूरोप के अंदर बसी, तो उनके जो बच्चे होंगे उनकी नेशनलिटी यूरोपियन होगी, लेकिन वो इतनी ग्रुप कौन से होंगे, अफ्रीकन वाले ही होंगे। ठीक है, तो किसी भी आप देश के रहने वाले हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, इससे आपकी इथनिसिटी चेंज नहीं होती। आई होप डिटेल में आप समझ गए होंगे क्या चीज़ें हैं। तो जो इतनी कॉम्पोजिशन है ना इस छोटे से कंट्री यानी बेल्जियम का, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी बड़ा ताम झाम वाला है। यानी सिंपल से नहीं समझ में आएगा अच्छा ये जाति वो जाति इतना, बल्कि अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन यानी पूरे देश की बात करें तो 59% जो है वो फ्लेमिश रीजन के अंदर रहते हैं और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, और जो 40% लोग हैं वो वेलोनियन रीजन के अंदर रहते हैं और वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। बचे हुए जो 1% हैं वो आपके जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। अच्छा, कैपिटल सिटी की बात कर लें, जो राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ पर 80% आपके फ्रेंच बोलने वाले और 20% आपके डच बोलने वाले हैं। यानी आप देखो कैसा सिस्टम है कि पूरे देश की अगर बात करें तो 59% कौन से हैं, डच बोलने वाले हैं, और 40% आपके फ्रेंच बोलने वाले हैं। लेकिन अगर कैपिटल ब्रुसेल्स की बात कर लें तो यहाँ 80% फ्रेंच है और 20% डच है। तो ये थोड़ा सा अजीब सा इनका सिस्टम है कि पूरे देश में डच वालों की पॉपुलेशन ज़्यादा है और कैपिटल के अंदर फ्रेंच वालों की ज़्यादा पॉपुलेशन है, 80% है ये। अब जो माइनॉरिटी है यानी पूरे देश की बात करें तो फ्रेंच माइनॉरिटी में सिर्फ 40% है, वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। यानी जो फ्रेंच लोग हैं ना, भले ही पूरे देश में उनकी पॉपुलेशन कम है, लेकिन डच के कंपैरिजन में ये अमीर भी हैं, पावरफुल भी हैं। दिस वॉज रिसेंटेड बाई डच स्पीकिंग कम्युनिटी। ये चीज़ इनको पसंद नहीं है डच वालों को कि भैया देश में पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा और हमारी हालत ख़राब हो, पैसा और पावर इन्हीं के पास हो, फ्रेंच वालों के पास, ये तो नहीं चलेगा। हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो ये जो डच लैंग्वेज बोलने वाले थे ना, इनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ यानी के पास जो पैसा वगैरह आया, पैसे के हिसाब से जो मजबूती आई वो काफ़ी बाद में आई। फ्रेंच वाले पहले सब जगह कब्जा कर लिए, इस तरह एजुकेशन भी इनको बहुत बाद में मिली। तो जो एजुकेट हुए तो थोड़ा सा उनको समझ में आया कि यार हमारे साथ बड़ा हाथ हो गया है, तो पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा लेकिन हमारी हालत बुरी है। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग। इसी वजह से टेंशन हो गई डच और फ्रेंच के बीच में। भाई पंगा तो हो ही जाएगा, एक के पास पावर है, पैसा है, दूसरे के पास नहीं है, और फिर दूसरे जिसके पास पैसा नहीं है उसकी मेजॉरिटी में भी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो और ही कहेंगे यार हम देश में ज़्यादा हैं और हमारी ही हालत। तो ये बात है 1950s और 60s की, जब इन दोनों के बीच में झगड़े बढ़े, टेंशन हो गई एक तरह से। अब ये जो टेंशन थी दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में यानी डच और फ्रेंच के बीच में, वो और ज़्यादा थी ब्रुसेल्स के अंदर जो राजधानी थी। क्योंकि जो ब्रुसेल्स है ना राजधानी, उसके अंदर एक स्पेशल प्रॉब्लम थी। क्या स्पेशल प्रॉब्लम थी वो हमने देख चुके कि डच स्पीकिंग जो है वो पूरे देश में मेजॉरिटी में है, यानी ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, डच वालों की है। लेकिन कैपिटल की बात करें तो माइनॉरिटी में है। पूरे देश के अंदर डच वाले कितने हैं, 59% है, और कैपिटल के अंदर इसे 20% है। तो पंगा तो हो गई। अब कैपिटल पे देखो फ्रेंच वाले एकदम कंट्रोल बनाए हुए, 80% है ये। तो फ्रेंच वाले ये चाहेंगे यार हमारी चले, 80% हम यहाँ पर, लेकिन डच वाले कहेंगे भले ही हम 20% है लेकिन पूरे देश में तो ज़्यादा है। अभी एक फ़ोन घुमाएंगे और गाड़ी गाड़ी भर कर आ जाएगी हमारे लोगों की, और फिर हो जाएगा पंगा। तो ये दोनों में टेंशन हो गई, ब्रुसेल्स के अंदर ज़्यादा हो गई क्योंकि कैपिटल थी ये। अब चलिए एक और सिचुएशन को हम कंपेयर करते हैं, दूसरा कंट्री लेते हैं, श्रीलंका की बात कर लेते हैं। ये एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड कौन होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। कुछ किलोमीटर आप सदर्न कोस्ट के चलोगे, तमिलनाडु से थोड़ा सा साउथ में चलोगे ना, तो आपको कुछ किलोमीटर के बाद श्रीलंका आ जाएगा। यहाँ पर लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं, जितने हरियाणा के अंदर रहते हैं लगभग। अब जैसे कि और भी देश हैं साउथ एशियन रीजन के अंदर, साउथ एशिया के अंदर बहुत सारे कंट्री आते हैं, जैसे आपका मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से श्रीलंका भी है, और यहाँ कैसी पॉपुलेशन है, डाइवर्स पॉपुलेशन है, यानी एक ही तरीके के लोग नहीं हैं, अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग धर्म को मानने वाले, इस तरह से लोग हैं। तो जो मेजर सोशल ग्रुप है, जो बड़े बड़े सोशल ग्रुप हैं, उनकी हम बात करें, जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो आपका सिन्हाला स्पीकर्स का है। 74% इनकी पॉपुलेशन है, यानी सिन्हाला भाषा बोलने वाले हैं। तमिल भाषा बोलने वाले ही 18% है। अच्छा, जो तमिल 18% है वो भी बटे हुए हैं, ठीक है, सब ग्रुप्स के अंदर। एक तो तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, जो लोकल तमिल है, यानी लोकल श्रीलंका के रहने वाले लोग हैं लेकिन तमिल भाषा बोलने वाले हैं, उनको हम श्रीलंकन तमिल कहते हैं, यानी श्रीलंका के ही लोकल हैं वो, लेकिन लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। और ये कितने हैं आपके, 13% है। जो बचे हुए हैं तमिल लैंग्वेज बोलने वाले, हुज फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया एज अ प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो अंग्रेज़ों के टाइम में क्या हुआ था, इंडिया से कुछ लोग यानी तमिलनाडु वगैरह के रीजन से श्रीलंका आ गए थे प्लांटेशन वाला काम करने के लिए। तो जब वहाँ पर आए श्रीलंका के अंदर तो वहीं बस गए। तो ये लोग तमिल भाषा बोलने वाले थे लेकिन बेसिकली ये इंडिया के थे,
वहाँ जाकर बसे थे, तो इसलिए इनका नाम क्या है, इंडियन तमिल, यानी भारतीय तमिल है। तो टोटल 18% तमिल है, 13% आपके श्रीलंकन तमिल हो गए, तो 5% आपकी इंडियन तमिल हो गए। जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, श्रीलंका की जो श्रीलंकन तमिल है वो कहाँ पर है, आपके नॉर्थ और ईस्ट रीजन में है आप कंट्री के। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हो श्रीलंकन तमिल, ये थोड़ा सा जो ऑरेंज कलर वाला है तो नॉर्थ साइड में आपके हैं और ईस्ट वाले साइड में है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा इधर यहाँ कोलंबो, ये यहाँ वेस्ट में भी है लेकिन इतने नहीं है, लेकिन मेन जो है वो आपके नॉर्थ और ईस्ट रीजन में है। अब ज़्यादातर जो सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। वहीं अगर तमिल भाषा बोलने वालों की बात करें तो उनमें से ज़्यादातर आपके हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं। 7% क्रिश्चियन है वहाँ पर, जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों तरीके की भाषा बोलने वाले हैं। अब ज़रा इमेजिन करो, कल्पना करो कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। बेल्जियम की जैसे बात कर लें तो बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी है वो ये चाहेगी कि हमें एडवांटेज मिले, हमें ज़्यादा, हम आगे रहें क्योंकि हम मेजॉरिटी में, हम देश में ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन हमारी, और जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। हम फोर्स करेंगे अपनी विल को फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पे। यानी डच वाले ये चाहेंगे कि भैया हमारी बात चलनी चाहिए क्योंकि देश में हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम मेजॉरिटी के अंदर हैं। अच्छा, ऐसा जब करेंगे डच वाले तो क्या होगा, दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज फर्दर। इससे और झगड़े बढ़ जाएंगे। भाई डच वालों के पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, फ्रेंच वालों के पास पैसा और पावर ज़्यादा है, तो झगड़ा हो गई। कोई एक दूसरे पे कंट्रोल करना चाहेगा तो लड़ाई होगी। तो सिंपल सी बात है, दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इसकी वजह से बहुत ही गंदा वाला पार्टीशन हो जाएगा। अब भाई बंटवारा देश का गंदा ही होता है, कोई ऐसा तो होता नहीं कि हाँ भैया आप उधर चले जाओ, हम इधर चले जाओ, आपका ये हिस्सा हमारा ये हिस्सा। भाई छुरी कट्टा बारूद तोप गोला सब कुछ चलता है, खून खराबे होते हैं तब बंटवारा होता है, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। तो ये वहाँ पर भी ऐसा ही होगा। अच्छा, दोनों जो साइड हैं डच और फ्रेंच, वो ब्रुसल्स पे कंट्रोल करना चाहेंगी। भाई राजधानी इसके हाथ में आ गई, मेन पावर तो उसी के पास रहेगी, तो वहाँ पर भी अलग से झगड़ा होगा। अच्छा, श्रीलंका की बात कर ले। अब जो सिन्हाला कम्युनिटी है यहाँ पर, इसकी तो पॉपुलेशन और ज़्यादा है, ये 74% है एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन इंटायर कंट्री। और यहाँ पर ऐसा राजधानी वाला भी चक्कर नहीं, ये पूरे देश में ही सबसे ज़्यादा है, तो ये कहेंगे भैया हमारी चलेगी, 74% है हम लोग। तो ये चीज़ तो हमने इमेजिन किया कि ऐसा ऐसा हो सकता है। चलिए हम देखते हैं कि असल में इन दोनों कंट्री में हुआ क्या, कैसे इन्होंने इस सिचुएशन से डील किया और उसके रिजल्ट में हमें क्या चीज़ें देखने को मिली। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। वैसे आगे की सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, ये मैंने एक फ्रेश स्टार्ट किया था, एक नया सेशन स्टार्ट हुआ था। तो अगर आप चाहते हो कि इसी को मैं कंटिन्यू करूं तो फिर इस पर आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। अगर अच्छे व्यूज़ आएंगे तो मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैंने डिटेल में इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है, वो सारी वीडियो अपलोडेड है, लेकिन वो थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि फिर से एक बार बना दूं। तो वो वाली भी देख सकते हो, आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी। नहीं तो अगर इस पर आप सपोर्ट दिखाओगे तो मैं इसी को ही कंटिन्यू करूँगा। जैसा भी हो आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो देखो, इसके आगे की जो वीडियोज़ है, यानी पूरा चैप्टर और सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वो देख सकते हो। तो वो सारा जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्लास 10 सिविक्स करके होगा। इसी तरह और भी जो सब्जेक्ट है, साइंस हो गया या सोशल साइंस के भी, और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, उन सब की इसी तरीके से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी वाली वीडियो मैंने अपलोड की है। उन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो से भी सब्जेक्ट की जो सी वीडियो देखनी हो वहाँ से जाकर देख सकते हो। ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।